हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। यहाँ से देखिए, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर या डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। इसमें देखेंगे विषय हिंदी, कक्षा का शिक्षण हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। ये 2022 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर की रचनाएं लिखिए। कबीर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, शबद, रामायणी, बीजक। साखी, शबद, रामायणी और बीजक उक्त सभी कबीर ग्रंथावली से संग्रहित हैं। कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, शबद, रामायणी। ऐसा करके याद कर लिया करो। प्रश्न, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से देखिए, प्रश्न क्या था? उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रति प्लस एक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रत्येक। ये मूल शब्द था एक। किसी मूल शब्द के आगे जोड़कर जो शब्द का जो नया शब्द बना दे उसे कहते हैं उपसर्ग। मूल शब्द के आगे जोड़कर जो नया शब्द बना दे या शब्द परिवर्तन कर दे उसे कहते हैं उपसर्ग। थोड़ी इसकी बुक की वाली भाषा पढ़ते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे देखिए, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा गया, जैसे कार्य प्लस आलय। यहाँ से देखिए, जैसे कार्य प्लस आलय है, मूल शब्द क्या है? कार्य, और इसमें ऐड क्या किया गया है? आलय जोड़ा क्या गया है? आलय। तो ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा? कार्यालय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो, उपसर्ग। उपसर्ग में शब्दांश के शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जैसे पालन। पहले अनु जोड़ देने के बाद, जैसे पालन है, पालन, पालन में अनु जोड़ दें तो अनुपालन बन जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए। नैनन छिंदंची संस्त्राणी नैनई दहती पावका ना चैन कलयंतयापो ना शेष्याति मारो। उत्तर इसका क्या है? हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद क्या है इस श्लोक का? इसको आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना इसे अग्नि जला सकती है, ना जल इसे गीला कर सकता है और ना वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो पेड़ को क्या कहेंगे? वृक्षात। पत्ते को क्या कहेंगे? पत्राणि। और गिरने को कहेंगे पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पहुंचने की संभावना है। जैसे हम कहें कि आज बारिश होने की संभावना है, तो क्या है? संदेहवाचक। जैसे कोई ट्रेन है, उसका नाम है शताब्दी, तो शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है, तो ये क्या है? संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में प्रयोग कीजिए। तो वृक्षांत पत्राणि पतंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। पहला वाक्य, विद्या धर्मेण शोभते। तो विद्या धर्म से ही शोभा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या धन सर्वधानम प्रधानम। जो विद्या का धन है वो सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या धन सभी धन से सर्वश्रेष्ठ धन है। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। यहाँ से देखिए, जहाँ एक शब्द को 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, व खाए बौराय, जग व पाए बौराय। यानी कि वहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा था और दूसरे कनक का अर्थ सोना। अगर व्यक्ति को अधिक सोना मिल जाए तब भी बौरा जाता है, अगर वो धतूरा खा ले तब भी बौरा जाता है। इसलिए कहते हैं कि व खाए बौराए जग, व पाए बौराए जग। अगर अधिक सोना मिल गया, अधिक सोना पा लिया तो बौरा जाएंगे, और अगर धतूरा खा लिया यानी कि बा खाए बौराए तो बौरा जाएंगे। कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर, कथानक के आधार पर कहानियाँ मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। सामाजिक कहानियाँ, सामाजिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक कहानियाँ। नेक्स्ट, इसी के आगे का है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। उद्देश्य एवं लेखन शैली की दृष्टि से भी कहानियाँ प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। चरित्र प्रधान कहानियाँ, सांप्रदायिक कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ। प्रश्न 12, छा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो छा वर्ण का और सा के संयोग से बनता है। का ये हलंत वाला होता है ऐसा। छा वर्ण किससे बनता है?
ऐसे बना होगा का कबूतर, उसमें हलंत लगा होगा प्लस सा बना होगा, ऐसा होगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, या हलंत मिलती नहीं है उसमें, क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो 6 वर्ण कितने वर्णों के संयोग से बनते हैं? 2 वर्णों के, का और सा के, का प्लस सा के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की 2 विधाएं कौन सी हैं? कहानी, नाटक और उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची क्या है? सोना का पर्यायवाची क्या है? कंचन, कनक, कुंदन, तापनीय, सोना और इत्यादि। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रश्न, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राउपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बनाइए। तो प्राउपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द, उत्तर प्रा से होगा प्रकोप, प्रकार, प्रकाल भी कर दें, प्रा से प्रकृति भी कर सकते हैं, प्रकृति, बस प्रा से बनाने हैं शब्द तो कोई भी बना दो। प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 18, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कि जो लोग फिल्म बनाते हैं तो उन्हें हम अभिनेता कहते हैं, वो अभिनय ही तो करते हैं। जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द तो उसे कहेंगे अभिनेता। प्रश्न, तंत्र एका विशाला सरोवरा अस्ति का हिंदी में अनुवाद करें। तत्र माने वहाँ, एका माने एक, विशाला माने बहुत बड़ा, सरोवर माने तालाब। तो हिंदी अनुवाद होगा वहाँ एक बड़ा तालाब है। तत्र एका विशाला सरोवर अस्ति। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन रूप लिखिए। तो हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन रूप, यहाँ से देखते हैं, एक वचन रूप। हरि का तृतीय विभक्ति ये होगा हरिणा, क्या होगा? हरि का हरिणा तृतीय विभक्ति। प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक के 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। तो कोई भी श्लोक आप लोग याद कर लीजिए, चाहे यही याद कर लीजिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदानीन्तन सृजनम् मेहम्। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? तो उत्तर आएगा कि इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी। कोई भी चीज़ अगर अलग होती है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। जैसे छत से बिल्ली कूदी, वृक्ष से फल गिरा, हिमालय गंगा से निकली, ये दोनों चीज़ें देखो अलग हो रही हैं, जहाँ पर अलगाव का भाव आता है। तो इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होती है, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि पंचमी विभक्ति कौन सी है? अपादान कारक, अपादान से अलग होना। प्रश्न, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची यहाँ देखिए कि शब्द, ये शब्द हैं फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पुष्प के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अब यहाँ से देखिए, संधि का क्या हो जाएगा? संधि का विच्छेद, सुगम का दुर्गम, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्र का परतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ से देखिए, नयन का ने धन अयन नयन, नायक का ने धन नय धन अक नायक। दिख रही है संधि विच्छेद? यहाँ से देखिए, नयन का ने धन अन नयन, नायक का नय धन अक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। कौन सा उपसर्ग लगाना है? सम। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो सम्यक में कौन सा उपसर्ग है? सम। संकल्प में कौन सा है? सम। समताप में सम। संपत्ति में सम उपसर्ग। ये 4 शब्द कैसे हैं जिसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है? शब्द किसे कहते हैं? लिखिए। अच्छा, जैसे कि मैंने ये लिख दिया यहाँ पर का कबूतर, तो ये क्या है? ये तो वर्ड है। अगर मैंने लड्डू मिला दिया इसमें तो ये हो गया कल। और जो 2 शब्दों से मिला, जो 2 वर्णों से मिला हो उसे शब्द कहते हैं। 2 वर्णों से नहीं, जो वर्णों के योग से बने, वर्णों के योग से बने सार्थक
शब्द कहते हैं। यहाँ से देखिए, वर्णों में ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता। परिभाषा, हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों को समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि। क्वेश्चन नंबर 28, फटी न जाकी पाँव बिमाई, सो का जाने पीर पराई। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, जिसके पैरों की बिमाई, यानी कि जिसके पैरों की बिमाई का अर्थ होता है दरार। जिसके पैरों में दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है सर्दियों में, उस पीड़ा को कोई अन्य समझ नहीं पाता है। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द भी अन्य कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 29, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। जहाँ एक ही वर्ण, यहाँ से देखिए थोड़ा, जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल नभ में। तो चा से चारु, चंद्र, चंचल, ये तीनों एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, तो एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण, कृतघ्न, जागृत, मुक्ति शब्दों के क्या लिखने हैं? इन सब के लिखने हैं विलोम शब्द। तो यहाँ से देखिए, आकर्षण का क्या होता है? आकर्षण का होगा प्रतिकर्षण, कृतघ्न का आकृतघ्न, सुषुप्त का, जागृत का होगा सुषुप्त, मुक्ति का होगा बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए शब्द, जो स्वयं उत्पन्न हो या जो अपने से उत्पन्न हो तो वो स्वयं भू। जो स्वयं उत्पन्न हो या अपने आप से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? स्वयं भू। छा संयुक्त तो वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो ये जो अभी मैंने ऊपर भी बताया था, छा किससे बना है? का कबूतर बना होगा, उसमें हलंत लगा होगा प्लस सा, ऐसे बनता है छा शब्द, इससे बनता है छा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ से देखिए, ये है पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे ये लिखा है वसुधा और पक्षी, तो पक्षी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पक्षी का समानार्थी शब्द हो जाएगा खग और वसुधा का धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु थे नरसिंह दास थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरसिंह दास। सुरुरु शब्द का अर्थ है, सुरुरु शब्द का अर्थ है कमल के समान। कबीरदास के गुरु कौन थे? नरसिंह दास। हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखो। तो हिंदी गद्य के दो विधाएं हैं, कहानी और नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। जहाँ से देखिए, तड़ाग को क्या कहेंगे? तालाब, और नृप को राजा। तड़ागा यानी कि तालाब, नृपा यानी कि राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन से हैं? ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। नेक्स्ट और होगा 4 हैं, स्कंदगुप्त। ये चारों किसकी हैं? ये चारों कृतियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। कौन कौन सी? ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न स्वर क्या है? प्रश्न क्या है कि स्वर क्या होते हैं? तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन। अच्छा, स्वर होते कौन से हैं? यहाँ से देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ऋषि, ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? स्वर है। अब आएगा अंग आहा, तो अंग और आहा क्या है? अंग आहा ये दोनों हैं अयोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ से देखते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये मिश्रित लिख गया है बाई मिस्टेक, इसका आंसर होगा प्लुत। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजनों के निम्न भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। प्रश्न, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का, जैसे कि क्षेत्री किससे बना है? का से प्लस सा से। यहाँ से देखिए, त्रा किससे बना है? ता से और रा से। किससे बना है? ता से और रा से। जब ता में लेकिन यहाँ पे हलंत लगी होगी। अब ये सरा है, सरा में भी यहाँ हलंत लगी होगी, ऐसे करके, ठीक। अब का हो गया, छात्र गया, छा हो गया, त्रा हो गया, सरा हो गया। अब ज्ञा देखेंगे किससे बनता है? ज्ञा बनता है जा धन वहाँ से। कोई कहता है चूड़ी वाली, यहाँ कोई कहता है वहाँ, तो हमने दोनों कह दी, जा प्लस चूड़ियाँ वाली यहाँ से। क्या बनेगा? इससे बनेगा ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित स्वर को समझाइए। मिश्रित स्वर 4 हैं। इनका निर्माण 2 विभिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। जैसे कि अब ए है, ए किससे बना है? आ से और ई से मिलकर बना है ए। और ऐ किससे बना है मिलकर? तो ये बना है आ से और ऐ से। ओ किससे बना है? आ से और ऊ से। यहाँ से देखते हैं अच्छे से थोड़ा, आ और बड़ी ई से बना है ए, आ और ए से बना है ऐ, आ और ऊ से बना है औ, आ धन औ से बना है औ, ऊ से ओखली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 47, मौन पठन के दोष बताइए। जो बच्चे मौन पठन करते हैं, बोलते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो आवाज़ नहीं निकालते हैं, इसके दोष भी तो होंगे कुछ। तो क्या दोष हैं? एक तो भयभीत होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। ये किसके दोष हैं? मौन पठन। यहाँ से देखिए, मौन पठन के क्या क्या दोष हैं? भयभीत होकर पढ़ना और ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन पठन का क्या अर्थ है? तो मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन है। बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। दीर्घ स्वर हैं कौन से? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। तो ये हैं दीर्घ स्वर। व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। व्यक्तिगत में क्या करते हैं? मौखिक पठन। क्वेश्चन नंबर 51 के अनुपठन का क्या आशय है? अनुपठन और अनुकरण एक ही बात है लगभग। जैसे कि जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है, अगर कोई शिक्षक है तो वो किसी श्लोक का पाठ पढ़ रहा है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सास्वर पाठ करते हैं, तब यह अनुपठन हो जाता है। जैसे अनुकरण होता है, जो भी शिक्षक पढ़ता है उसको बच्चे दोहराते हैं, वो अनुकरण होता है। ऐसे ही अनुपठन है, जो भी शिक्षक श्लोक पढ़ेगा उसको बच्चे दोहराएंगे तो वो अनुपठन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन में कौन से 4 वर्ण होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, यहाँ से देखते हैं
स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, प्रश्न समाचार पत्र किसे कहते हैं? तो दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन वितरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, कमाल और कमाली किसकी संतान थे? तो ये कबीरदास की। कमाल और कमालिन किसकी संतान थे? कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 56, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य कौन सा है? तो यह है साकेत। नीरजा किसकी रचना है? नीरजा, गिल्लू, यामा, नीरजा, गिल्लू, यामा ये सब क्या किसकी है? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, ठलुआ क्लब किसका निबंध है? तो ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय का है। ठलुआ क्लब किसका है? बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ से देखते हैं कि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिला में हुआ था। युगधारा, प्यासी, पथरई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? प्यासी, युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली। श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की? ये जो रामचरितमानस है ये किसने लिखी? तो गोस्वामी तुलसीदास। श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ? तो बिहारी जी एकमात्र कृति से फेमस हुए थे, बिहारी सतसई। बिहारी जी किससे फेमस हुए थे? तो बिहारी जी एकमात्र कृति बिहारी सतसई से फेमस हुए थे। तो बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहारी जी का जन्म सन 1603 में लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर गाँव में हुआ था। उर्मिला के रचयिता कौन थे? तो उर्मिला काव्य के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं यहाँ से देखते हैं। परिमल। परिमल किसकी है? निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास। अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, अपरा ये सब किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार प्रांत में कहाँ पे हुआ था? बिहार प्रांत में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था एवं मुख्य रचनाएं कौन सी थी? तो सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत 1535 भी सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो फेमस रचना है वो है गीतांजलि, के लिए सन 1913 में ना साहित्य का अवार्ड भी मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने ही किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मनगढ़ लिखा, जो हम लोग कक्षा है जब से हम लोग स्कूल में गए हैं जब से गाते आ रहे हैं जनगण मनगढ़, ये किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान की रचना की तथा इसके अतिरिक्त अमार सोनार बांग्ला ये किसने लिखा? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचित है। इन्होंने ही लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना कौन सी है? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास, नमक का दरोगा, पूस की एक कहानी, ये सब किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की। मंगलसूत्र, रंगभूमि ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। रसखान की रचनाओं को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रसखान की प्रसिद्ध काव्य हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है यामा, गिल्लू, ये सब किसकी है? महादेवी वर्मा की।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। मोस्टली जो भी बीटीसी या डीएलएड के पेपर होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर से 80 से 85% आता है। तो अगर ये जो मैंने आपको अति लघुत्तरी पढ़ा दिए हैं सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो आए ना हुए हों। तो ये अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इसके आपका पास होना यानी कि आपकी बैक नहीं लगेगी, आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।